हमने देखा कि अभी आज जो है वो खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो है वो भारत के दौरे पे है और आज वो बहुत अहम मीटिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और जो कैबिनेट और दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ। तो पाकिस्तान के जो उलमा कराम है या इंडिया के उलमा कराम है वो ये कहते हैं कि जी जो ये सऊदी अरब है या यूएई है, ये एक इस्लामिक उम्मा है और इसके ताल्लुकात जो है वो इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान है उसके साथ अच्छे होने चाहिए, ना कि भारत जिसको वो ये समझते हैं कि ये गैर इस्लामिक कंट्री है, गैर मुस्लिम मुल्क है। तो हमने देखा पीछे के जो मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, उन्होंने मोदी जी को गले लगाकर बोला कि मोदी जी मेरे भाई हैं। ऐसा मंजर हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि वो पाकिस्तान आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गले लगाया और बोला हो कि ये मेरे जो भाई हैं। ये वजह क्या है? यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये हनूद और यहूद की साजिश है, यानी हनूद मतलब इंडिया और यहूद मतलब इसराइल, यानी कि इंडिया और इसराइल मिलके ये साजिश कर रहे हैं। और इससे जरा पीछे चले जाएं कि जब जो मंदिर वहां पर बनाए गए यूएई के अंदर और उसके बाद में जब वहां पर सैलाब आया, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुई, तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब आया उनके ऊपर। और अभी हमने देखा मदीना मुनव्वरा में बहुत बारिश हुई, तो मेरी एक बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे इनके साथ होना चाहिए, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ और ये सऊदी लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर उन्होंने स्मृति ईरानी जी वहां पर आई थी और वो इस तरह ये कह रहे कि ये इस तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो एक हमारे जुमे के खुतबों के अंदर भी इस चीज को बताया जाता है, हमारे उलमा कराम भी ये बताते हैं कि जी ये देखें जी एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो मुसलमानों के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं है, वो काफिरों के साथ उनके तल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हैं और ये क़यामत की निशानी है और ये अल्लाह का अज़ाब इन पे नाज़िल होगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहेंगी आपकी ये जो सोच एक पाकिस्तानी मौलवियों की, उलमा कराम की है और पाकिस्तानी लोग भी यही यहाँ पर कहते हैं? तो मेरा सवाल ये है कि यूपी बरेली में मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने अपनी बहू का बलात्कार करने की कोशिश की और अभी वो जेल की हिरासत में है। और पता नहीं क्योंकि नया कानून हमारे भारत का है वो इतना सख्त है कि रेप और रेप जैसी जुड़ी हुई घटनाओं में सीधा फांसी की सजा देने को तैयार हो चुका है हमारा भारत का नया कानून। तो अब ये किसका कहर है? ये भी तो अल्लाह का कहर है ना कि आपको फांसी की सजा मिलने वाली है और आप पूरे भारत में आप बदनाम हो रहे हो और आपने नाम क्या रखा हुआ है अपना? मोहम्मद अनीस अहमद। अब आपके पाकिस्तान में आते हैं, आपके पाकिस्तान में तो हमेशा से मुसलमानों के हाथ में ही सत्ता रही है, कभी 10 सेकंड के लिए भी हिंदुओं के हाथ में सत्ता नहीं गई है। तो आपको जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके यहाँ रोते हैं लोग, बिलखते हैं, वो कहते हैं, कई औरतों की मैं न्यूज सुनती हूँ तो वो कहती हैं कि हम खिलाएंगे क्या और इसको पहनाएंगे क्या। तो ये किस अल्लाह का कहर है? और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है जो अल्लाह नाराज का नाराजी है और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना रहा है अल्लाह? तो ये कौन सा अल्लाह का कहर है? हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी विदेशी दौरा होता है तो एक तरह का माहौल सेट किया जाता है, एक तरह का फेक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है। खासकर जब मोदी जी का किसी भी मुस्लिम देश का दौरा होता है, किसी भी मुस्लिम देश में जब मोदी जी विजिट करते हैं तो एक फेक जो माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि मोदी जी मुस्लिमों के जो है वो हमदर्द नहीं है, मुस्लिमों से नफरत करते हैं, मुस्लिमों पे जुल्म करते हैं। इस तरह का एक जो है फेक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। और खासकर जब मोदी जी की विजिट किसी मुस्लिम देश में हो तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं। तो इस पर अब जैसे कि यूएई के क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने इंडिया विजिट किया है, इस पर भी जो है किसी तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हमेशा से किया जाता रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी ऐसा माहौल बनाने का प्रयास होता रहेगा। इस पर जो है लगाम लगाने के लिए नाज़िया इलाही खान जी क्या कुछ कह रही हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान जी, किसी तारीफ की मोहताज नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बात करती हैं और आज एक बहुत अहम टॉपिक पे इनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। नमस्कार, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बहन? वंदे मातरम, भारत माता की जय और गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं और वालेकुम अस्सलाम। आज फिर एक बहुत अहम टॉपिक है और पाकिस्तानी और इंडियन जो मुसलमान उलमा कराम है उनके बारे में ये बात करनी है कि जिस तरीके से जो यूएई है या सऊदी अरब है, हमने देखा कि अभी आज जो है वो खालिद
बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो है वो भारत के दौरे पे है और आज वो बहुत अहम मीटिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और जो कैबिनेट और दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ। तो पाकिस्तान के जो उलमा कराम है या इंडिया के उलमा कराम है वो ये कहते हैं कि जी जो ये सऊदी अरब है या यूएई है ये एक इस्लामिक उम्मा है और इसके ताल्लुकात जो है वो इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान है उसके साथ अच्छे होने चाहिए, ना कि भारत जिसको वो ये समझते हैं कि ये गैर इस्लामिक कंट्री है, गैर मुस्लिम मुल्क है। तो हमने देखा पीछे के जो मोहम्मद बिन जैद आए थे उन्होंने मोदी जी को गले लगाकर बोला कि मोदी जी मेरे भाई हैं। ऐसा मंजर हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा कि वो पाकिस्तान आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गले लगाया और बोला हो कि ये मेरे जो भाई हैं। ये वजह क्या है? यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये हनूद और यहूद की साजिश है, यानी हनूद मतलब इंडिया और यहूद मतलब इसराइल, यानी कि इंडिया और इसराइल मिलके ये साजिश कर रहे हैं। और इससे जरा पीछे चले जाएं कि जब जो मंदिर वहां पर बनाए गए यूएई के अंदर और उसके बाद में जब वहां पर सैलाब आया, वहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुई, तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का अजाब आया उनके ऊपर। और अभी हमने देखा मदीना मुनव्वरा में बहुत बारिश हुई, तो मेरी एक बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे इनके साथ होना चाहिए, ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ और ये सऊदी लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर उन्होंने स्मृति ईरानी जी वहां पर आई थी और वो इस तरह ये कह रहे कि ये इस तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं तो ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो एक हमारे जुमे के खुतबों के अंदर भी इस चीज को बताया जाता है, हमारे उलमा कराम भी ये बताते हैं कि जी ये देखें जी कि मुसलमान मुल्क हैं लेकिन वो मुसलमानों के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं है, वो काफरों के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, उनके साथ दोस्तियां बढ़ा रहे हैं और ये क़यामत की निशानी है और ये अल्लाह का अज़ाब इन पे नाज़िल होगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहेंगी आपके ये जो सोच एक पाकिस्तानी मौलवियों की, उलमा कराम की है और पाकिस्तानी लोग भी यही यहाँ पर कहते हैं? मुजफ्फर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत देश में नहीं, इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग शिक्षित होते हैं और अक्ल और समझ वाले होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो सुपरस्टिशियस और इल्यूजन की जिंदगी नहीं जीना चाहते। हमें पता होता है कि हमको सुबह उठना है, हमें रेडी होना है और हमें अपने काम पर निकलना है और फिर रात में थके हारे जाना है और खाना खाना है, थोड़ा वक्त अपने घर के साथ बिताना है और उसके बाद फिर सोना है। तो हमारी जो लग्जेरियस लाइफ है, हमारे घर पे जो चीजें हैं जो हम अपने घर वाले को फराहम करके दे रहे हैं, वो आसमान से मनसलबा नहीं टपक रहा है और ना टपकने वाला है। ये हमने पढ़ा है मनसलबा के बारे में, ये हमने कभी देखा नहीं है। हमें अपने अखराजात के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए खट करके कमाना पड़ता है। तो ये जो सुपरस्टिशियस बातें हैं कि देखो वहां पर बारिश हो गई, फ्लड आ गया तो उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया, देखो वहां पर देखो जलजला आ गया तो उसके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि यूपी बरेली में मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मोहम्मद अनीस अहमद साहब ने अपनी बहू का बलात्कार करने की कोशिश की और अभी वो जेल की हिरासत में है। और पता नहीं क्योंकि नया कानून हमारे भारत का है, वो इतना सख्त है कि रेप और रेप जैसी जुड़ी हुई घटनाओं में सीधा फांसी की सजा देने को तैयार हो चुका है हमारा भारत का नया कानून। तो अब ये किसका कहर है? ये भी तो अल्लाह का कहर है ना कि आपको फांसी की सजा मिलने वाली है और अब पूरे भारत में आप बदनाम हो रहे हो। और आपने नाम क्या रखा हुआ है अपना? मोहम्मद अनीस अहमद। आपने क्या किया? इतने खूबसूरत पाक दामन नाम का आपने क्या मजाक बनाया? तो ये भी तो अल्लाह का कहर है। अब आप इस पूरी दुनिया में मुसलमानों को देखिएगा, वो गली कूचों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ज्यादातर पसमानदा मुसलमान, जैसे हमारे भारत में 22 करोड़ मुसलमान से ऊपर, और उन्होंने अपना नेता मुसलमान चुन करके रखा है और पिछले 77-78 साल से वो मुसलमान नेताओं को ही और मुसलमानों की बातों को जो रखता है उसी नेताओं के पीछे पीछे वो दौड़ते हैं। तो आखिर इस देश में पसमानदा मुसलमान अब तक क्यों है? नेहरू जी ने पसमानदा मुसलमानों को अरबोपति खरबोपति क्यों नहीं बना दिया? उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी ने पसमानदा मुसलमानों को अंबानी के लेवल में क्यों नहीं बना दिया? उसके बाद फिर पसमानदा मुसलमानों को राजीव गांधी ने क्यों नहीं टाटा और बिरला के लेवल में बना दिया? उसके बाद फिर मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं पसमानदा मुसलमानों को बहुत शिक्षित बना देना चाहिए था ना, क्योंकि सत्ता जो थी वो तो हमारे भारत में 53-54 साल तो कांग्रेसियों के हाथ में थी और कांग्रेसी से भारत के मुसलमान बहुत खुश रहते हैं। अब आपके पाकिस्तान में आते हैं, आपके पाकिस्तान में तो हमेशा से मुसलमानों के हाथ में ही सत्ता रही है, कभी 10 सेकंड के लिए भी हिंदुओं के हाथ में सत्ता नहीं गई है। तो आपको जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके यहाँ रोते हैं लोग, बिलखते हैं, वो कहते हैं कई औरतों की मैं
न्यूज सुनती हूँ तो वो कहती हैं कि हम खिलाएंगे क्या और इसको पहनाएंगे क्या। तो ये किस अल्लाह का कहर है? और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कौन सा गुनाह ऐसा कर दिया है जो अल्लाह नाराज का नाराज ही है और पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना रहा है अल्लाह? तो ये कौन सा अल्लाह का कहर है? अब और हर देखिए, साल सैलाब भी आता है, और हर साल सैलाब भी आता है हमारे यहाँ पे, हर साल अभी आता तो है। प्रोवांस में आपके यहाँ 1964 के बाद ऐसा सैलाब आया है, आता रहा है हर साल, लेकिन इस बार ऐसा आया है जो आपकी सरकार भी संभाल नहीं पा रही। नहीं पाई, नहीं। अब देखिए अल्लाह का कहर नंबर 2 पाकिस्तान के ऊपर। अब मैं आपको 1 2 3 करके अल्लाह का कहर नंबर गिनाऊंगी। अल्लाह का कहर नंबर 2, मात्र 11 घंटा पहले का ये रिपोर्ट है कि इराक ने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को, यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को बजाफ्ते अपने डिप्लोमेट और इराकी ऑफिशियल के हाथ से एक पैगाम भेजा है। पैगाम ये भेजा है कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स टूरिस्ट वीजा लेकर के इराक में एंटर करते हैं और उसके बाद फिर ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगने का कारोबार इन्होंने खोल करके रखा है। इराक अथॉरिटीज ने वार्न किया है, इराक अथॉरिटीज हैव वार्नड, इराक अथॉरिटीज, फिर से सुनिएगा, इराक अथॉरिटीज हैव वार्नड that there is a possibility of Pakistan's citizen being blacklisted. यूएई ने आपको ब्लैकलिस्ट किया, ईरान ने आपको ब्लैकलिस्ट किया, इराक भी अब आपको ब्लैकलिस्ट करने के लिए 11 घंटा पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल को, अपने डिप्लोमेट को भेज करके यूनाइटेड नेशन को और इंटरनेशनल कोर्ट को कहा है कि दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज, जो आपको शॉक लगेगा, लेकिन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ऑफ पाकिस्तान को हम इनवाइट करते हैं, ये इराक ने कहा है कि हम इनवाइट करते हैं कि वो आए और अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के तरीके और क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखें और उनको यहाँ से ले करके जाए, नहीं तो हम घसीट करके यहाँ से फेंक देंगे उनको। कितनी शर्म और बदनामी वाली बात है कि कोई मुल्क नहीं छोड़ा हमने। सऊदी हमें धक्के मार के निकाल रहा है, यूएई हमें धक्के मार के निकाला है, ईरान ने निकाला है, अब ये इराक भी निकाल रहा है। और मैं ये हवाबाजी नहीं कर रही, मैं इस वर्ल्ड के सबसे बड़े डिजिटल प्रिंट न्यूज चैनल से पढ़ करके आपको बता रही हूँ। और बजाफ्ते इराक ने कहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मैं इनवाइट करता हूँ कि वो इराक आए और अपने लोगों की हरकतों को देखें। अच्छा, मात्र 18 दिन पहले का आप न्यूज उठाइए, अल जजीरा का उठाइए, बीबीसी का उठाइए, द स्काई का उठाइए, द प्रिंट का उठाइए, और आप उसमें देखिएगा कि ब्रिटेन में एक मोहम्मद नाम का लड़का अरेस्ट हुआ जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। अब वो कॉन्वर्सेशन कर रहा है जिसको ब्रिटेन की पुलिस ने इंटेंशनली पूरी दुनिया में वायरल करवाया है, पूरी दुनिया में इंटेंशनली वायरल करवाया है। ब्रिटेन की पुलिस उससे कॉन्वर्सेशन कर रही है कि तुमने 11 साल की बच्ची का रेप क्यों किया, और वो रिप्लाई दे रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करने का मतलब रेप होता है और ये क्राइम होता है। और उस आदमी का नाम उस लड़के का नाम मोहम्मद है और उसने कहा कि वो पाकिस्तान से आया है और उसको सिर्फ 3 महीना हुआ है ब्रिटेन आए हुए, वो यहाँ पर एज अ लेबर काम कर रहा है और 11 साल की बच्ची के साथ उसने सेक्सुअल रिलेशन किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि यहाँ की पुलिस और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, मतलब ब्रिटेन के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से 11 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल रिलेशन करने का मतलब क्राइम होता है और उसको रेप कहा जाता है। ये उसने खुद बयान दिया है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। रेप पाकिस्तानी अक्यूज्ड मोहम्मद अरेस्टेड इन ब्रिटेन, ये बस इतना सा लिख करके आप गूगल पर आप उसको ये कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको अब दूसरी खबर बताती हूँ। अभी हमने सुना था हालिया में कि तालिबान ने अपने देश में औरतों का गाना गाना, जोर आवाज में बात करना, या उनको अकेले बाहर जाना, या उनके शरीर का एक छोटा सा अंग भी दिखाई देना, या मर्दों से थोड़ी ऊंची आवाज में बात करना, या पढ़ना, या बारे में सोचना, ये सब उन्होंने अनिवार्य कर दिया। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये तालिबान ने अपने सरकारी गैजेट को निकाला और कहा कि औरतें अगर मतलब 9 साल की बच्ची भी अगर है और अगर वो बाहर निकलना चाहती है तो उसको किसी मर्द के साथ बाहर निकलना पड़ेगा और पूरा वो ढकी भी रहेगी, उसकी आवाज कोई मर्द सुन ना सके, इतना धीरे उसको बोलना है। जिस पर मात्र 7 घंटे पहले सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी प्रक्रिया और अपना स्टेटमेंट दिया है कि मुझे तालिबानी कानून से सख्त शिकायत है, टेररिज्म इस्लाम को मैं नहीं मानता और ना ही
मैं सऊदी अरबिया जैसे खूबसूरत देश में तालिबान या पाकिस्तान जैसे टेररिज्म इस्लाम को बढ़ावा दे सकता हूँ। ये औरत का अपना खुद का डिसीजन होगा कि वो कितने बच्चे पैदा करेगी, वो किसी की 4 बीवी और तीसरी बीवी बनेगी कि नहीं बनेगी, वो कैसे कपड़े पहनेगी, वो कितनी दूर तक पढ़ाई करेगी, ये उसका खुद का डिसीजन होगा। उसके ऊपर कोई भी अपनी मर्जी शरिया लॉ के हिसाब से या शरिया कानून या इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर औरत पर थोप नहीं सकता है। ये भी मैं आपको इंटरनेशनल न्यूज से दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आती है बात कि कल आपके यहाँ बड़ा बम गोली पटाखा जला, कल पूरा दिन आपके यहाँ इस्लामिक पटाखे जल रहे हैं। मुसलमानों ने इस्लामिक पटाखा जलाया जिसमें बम, गोली, बारूद, AK-47 राइफल सब चला, लेकिन किस पर चला? इमरान खान के मुसलमान समर्थकों के ऊपर चला और आपकी सरकार के मुसलमान समर्थक ने मारा, और मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, गोली चलाने वाला भी मुसलमान, गोली खाने वाला भी मुसलमान, उस भीड़ में बलात्कार होने वाली भी मुसलमान, बलात्कार करने वाला भी मुसलमान, मोलेस्ट होने वाली जो थी रोड पर वो भी मुसलमान, मोलेस्ट करने वाला भी मुसलमान, गला रेतने वाला भी मुसलमान, गला जिसका रेताया वो भी मुसलमान। आपस में ही एक दूसरे को आप लोगों ने मार काट करके पूरी रात आप लोगों ने यही कांड किया है। क्या मैं गलत हूँ? कल इमरान खान की पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया था कि इमरान खान को बरी किया जाए, जेल से निकाला जाए, जिसके लिए आपकी सरकार ने और आपकी आर्मी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े बड़े कंटेनर लगाए। एक बैग मिला शाम के वक्त में जो अनोनिमस बैग था, जिसको बॉम्ब स्क्वाड जो होता है वो आकर के चेक किया तो पता चला कि इसमें बहुत RDX भरा हुआ है। फिर उसको उठा करके उसने डिस्पोज किया और उसके बाद फिर पूरी रात आप लोगों ने इस्लामिक बम बारूद चलाए और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, और मरने वाला भी मुसलमान और मारने वाला भी मुसलमान है। आप कहाँ चैन में रहते हैं? मुझे एक कोना बताइए ना इस देश में जहां पर आप चैन में रहते हैं। मुझे एक कोना सिर्फ बता दीजिए, एक मुल्क बता दीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, एक गांव बता दीजिए जहां मुसलमान सुकून से चैन में रहता हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो जिस तरीके से हम देख रहे भारत के रिलेशनशिप, मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद जैसे, और अबू धाबी के भी क्राउन प्रिंस आए हैं, ये क्यों नहीं हम ये जो एक नारा, एक नजरिया, एक चीज, एक स्लोगन चलता था मुस्लिम उम्मा के जी सब मुसलमान आपस में भाई भाई है, वो क्यों नहीं ये चीज सोच रहे? वो क्यों भारत की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? इसकी क्या वजह देख रही है? देखिए मुजफ्फर भाई, ऐसा है कि मैं अगर अपने पूरे 24 घंटे का अगर मैं 18 घंटा मुसल्ला बिछा करके जानमाज पर बिता दूं तो शायद मेरे बूढ़े माँ बाप को और मेरे 14 साल के बेटे को भीख मांगना पड़ेगा रोड पर निकल करके। मेरे फादर सीनियर सिटीजन है और उनको 2 बार अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वो रोज सुबह पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से वो अपनी दुकान जाते हैं और वो रात में 10 बजे 11 बजे घर एंटर करते हैं, वो कमाते हैं। और हम लोग उनको हजारों बार, हम तीनों बहनों ने हजारों लाखों बार, कई बार तो हमने इमोशनली कहा, कई बार गुस्से में कहा कि क्या आप लोगों को दिखाते हैं कि मतलब हम लोग आपको अच्छे से नहीं रख सकते। तो वो कहते हैं कि बेटियों की कमाई, जो जिस बाप का वजूद गिर जाता है वो बेटियों की कमाई खाता है, जो बाप वजूद वाला होता है वो अपने मरते दम तक बेटियों की कमाई नहीं खा सकता। तो मैं 500 कमाऊं या मैं 5 लाख कमाऊं, लेकिन मैं कमाते कमाते मरूंगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। घर के नीचे 4-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं मेरी, पर वो उस गाड़ी को यूज नहीं करते और वो कहते हैं कि मैं जमीन नहीं छोड़ सकता, मैं जमीन नहीं छोड़ सकता। आपने कमाया, आपने खरीदा, मैंने कमाया, मैंने खरीदा, लेकिन मेरे अब्बा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते थे तो मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाऊंगा। मुझे तसल्ली है कि मेरे घर में 4 गाड़ियां हैं। तो ये होता है आपका आपकी एक जिम्मेदारी है ना। अब क्या है कि सऊदी अरबिया एक बहुत ही जिम्मेदार कंट्री है, उसको पता है कि किस तरीके से अपनी कंट्री को उसको रिफॉर्म करना है, अपनी कंट्री को उसको इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कंट्री को उसको कैसे बहुत लिबरल बनाना है, अपनी कंट्री में को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिफेंस पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस किस कंट्रीज के साथ मुझे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस अच्छे रखने हैं, किसके लिए वो काम कर रहा है। क्योंकि घर का जो गार्जियन होता है, अगर वो
बहुत सुपरस्टिशियस चीजों पर या इल्यूशन पर अगर वो बिलीव करने लगेगा तो वो घर बर्बाद हो जाता है, वो घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई घर का गार्जियन अपने सारे सूम सलावात, अपने रिचुअल्स और अपने धर्म मजहब या धर्म और मजहब को कैरी करते हुए अपने घर और खानदान की बेहतरी के लिए वो खटता है, वो मेहनत करता है, तो वो घर सक्सेसफुल एक ना एक दिन जरूर होता है। एंड दिस इज कॉल्ड सऊदी अरबिया, मोहम्मद बिन सलमान। उनको पता है कि उनका देश कैसे तरक्की करेगा, उनको पता है कि किनसे हाथ मिलाने से उनका देश बहुत तरक्की याफ्ता और बहुत स्ट्रांग होगा। उनको पता है कि उनके देश में शिक्षा की कमी थी, लेकिन अब जब से उन्होंने भारत से हाथ मिलाया है, वो इनवाइट करके हमारे यहाँ से इंजीनियर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से डॉक्टर्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से एडवोकेट्स बुला रहे हैं, हमारे यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स बुला रहे हैं। अब हमारे यहाँ से वो IIT लेकर के चले गए हैं, अब वहां पर वो अपना इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। अब जब लोग शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मजहब और धर्म क्या होता है, वो घर के अंदर रह जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम शिक्षित होते हैं ना, हमारा माइंड बहुत ओपन होता है, हमारा माइंड बहुत लिबरल होता चला जाता है, हमारा माइंड बहुत मॉडर्न होता चला जाता है। बट इट्स नॉट मीन कि हम अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, हम अपनी सभ्यता भूल जाते हैं, हम अपने संस्कार को भूल जाते हैं। आज पूरी दुनिया भारत के एजुकेशन को सबसे ज्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है, उसकी एक और सबसे बड़ी वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज भी हमारे घर के बड़े को भारत के युवा, अगर वो मुसलमान है तो वो सलाम करते हैं, और अगर वो हिंदू है तो वो प्रणाम करते हैं। अगर भारत के युवा अगर मुसलमान है और वो संवैधानिक मुसलमान है, वो अवेसी वाले मुसलमान नहीं, संवैधानिक मुसलमान है, तो आज भी हम अपने प्रोफेसर से मिलते हैं तो उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी मेरी शायद परसों ही मुलाकात हुई थी जिस कॉलेज, हालांकि मैं बहुत गरीब कॉलेज से पढ़ी हूँ, इवनिंग कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, जहां पर शाम के 6 बजे से हायर सेकेंडरी मैंने कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज से किया है, तो शाम के 6 बजे से ही वो कॉलेज स्टार्ट होता था और 9 बजे 9:30 बजे वो कॉलेज क्लोज होता था। तो गरीब के ही बच्चे उस कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो बहुत गरीब होते थे। तो मुझे अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक प्रोफेसर मिले थे, तो मैंने उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया, और वो कह रहे हैं कि अब तुम पैर छू रही हो। मैंने कहा नहीं, आपकी शिक्षा की वजह से, आपने जो सभ्यता मुझे सिखाई है, आपने जो मुझे इतने संस्कार सिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, और जिसकी वजह से आज नाजिया को लोग सुनना पसंद करते हैं। कल तक आपको मैं सुनती थी और मुझे लगता था कि प्रोफेसर कितना अच्छा बोलते हैं। तो उनका नाम था समंथा कुमार पॉल, उनके कई किताबें भी आई और कॉमर्स के बहुत ही मतलब ब्रिलियंट। में मुझे कॉमर्स का इतना अच्छा प्रोफेसर कभी नहीं दिखा समंथा कुमार पॉल के जितना। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो भारत के स्टूडेंट्स और भारत के शिक्षित युवा देश के कोने कोने में पूरी दुनिया के लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत सभ्यता और बहुत संस्कारी होते हैं, और उन पर इतना यकीन होता है सबको कि भैया इनको अपने काम से मतलब है, इनको अपने सक्सेस से मतलब है, इनको अपने करियर से मतलब है, और इनको जो वक्त थोड़ा सा मिलेगा ये एंजॉय करेंगे भरपेट। तो दिस इज आवर कल्चर, दिस इज आवर सभ्यता। तो हम किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आज पाकिस्तान बोल लो, आप तालिबान बोल लो, आप तेहरान बोल लो, आप ईरान बोल लो, कोई भी आता है किसी भी देश में, ये लोग चले जाते हैं, भाई साहब दाढ़ी देखते ही लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? आज मैं एक बस पर जय श्री राम बोल दूं या मैं एक फ्लाइट पर जय श्री राम बोल दूं, लोग मुझे रिप्लाई करेंगे नाजिया जी जय श्री राम, पर एक दाढ़ी वाला नारे तकबीर बोल करके तो देखे, हड़कंप मच जाएगा। और उसके बाद फिर मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका अस्त्र है। हालांकि जैसे हम अपने वॉलेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेकर के घूमते हैं, इन सारे कार्ड तो नहीं होते हैं मुसलमानों के पास, लेकिन विक्टिम कार्ड जरूर होता है। कांड कर लिया तो कह दिया कि हमने इस्लाम की जस्टिफिकेशन पे किया है, और कांड नहीं कर पाए और अरेस्ट हो गए, हम मुसलमान हैं इसलिए हमको अरेस्ट कर लिया। एंड में बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, एंड में आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह आपने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद यूएई और सऊदी अरब अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं, अपने कंट्री के अंदर प्रोग्रेसिव वो वे पे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमान कब अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाएंगे या लेके जाएंगे ही नहीं? आप क्या समझती हैं कि ये कभी बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक
औरत का दुपट्टा और औरत का ब्लाउज झांकना बंद नहीं करेंगे तब तक ये कभी तरक्की नहीं कर सकते। इनकी सुबह दोपहर रात शाम औरत की पिचिंग करते हुए ही हो जाती है। द सेकेंड थिंग इज कि आप इस्लाम का पाथ ऑलमोस्ट सब जगह एक ही देखिएगा। मस्जिदें एस्टैब्लिश करनी है, पॉपुलेशन बढ़ाना है, विक्टिमहुड कार्ड क्लेम करना है, एक्सप्लॉइट करना है लॉ एंड ऑर्डर को, इंस्टीट्यूट करना है शरिया को, उसके बाद फिर कंट्रोल करना है। ये 6-7 जो उनके स्टेप्स है, ये स्टेप्स वो हर जगह ये हथकंडे अपनाते रहते हैं, यही सेम हथकंडे। अब मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, मुझे मस्जिद चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ेंगे रोड पर। मुझे मदरसा चाहिए, मुझे मदरसा चाहिए, मुझे मदरसा चाहिए, लेकिन हर गवर्नमेंट से, हर देश की गवर्नमेंट से कहेंगे मुझे नौकरी नहीं देता है। भाई तुम मदरसा में पढ़ करके आ रहे हो, तुमको नौकरी कैसे मिल सकती है? और मदरसे में तुम जो आवारगी और बहूदगी कर रहे हो वो भी दुनिया के सामने चर्चा यहाँ पर है। उसके बाद फिर कहेंगे ठीक है इस देश का लॉ एंड ऑर्डर है पर मुझे शरिया चाहिए, मुझे शरिया चाहिए, मुझे शरिया चाहिए। भाई तुमको क्यों चाहिए शरिया? अब तुम अगर अमेरिका में हो, तुम लंदन में हो, तुम मॉरिशियस में हो, तुम इटली में हो, तुम भारत में हो, तुम शरिया कैसे चालू कर सकते हो, लागू कर सकते हो? इफ यू रियली वांट शरिया देन गो टू पाकिस्तान ना, देन गो टू सऊदी अरबिया ना, देन टेक दिस डिसीजन एंड गो टू यूएई ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो यूएई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, तो फिर उनको इस्लामिक पनिशमेंट का भी सामना करना पड़ेगा। तो उनको हेड भी उनका चाहिए, टेल भी उनका चाहिए। तो इसलिए जब तक इन सारी चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने करियर पर फोकस नहीं करेंगे, रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने हल बताया है, लेकिन इस रास्ते पे चलेगा कौन? हमारे तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब सुनते हैं, जब भी इनकी कोई महफिलें होती हैं या मस्जिद के अंदर हम बैठे होते हैं या कहीं भी ये इनकी गैदरिंग होती है, तो कभी इन्होंने ये बात नहीं की कि हम दुनिया के पीछे रह गए, हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई। ये इस चीज़ पे नहीं करते बात, कभी नहीं इन्होंने बात की कि हमारे यहाँ पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी जो है वो साइंटिस्ट बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। इसके ऊपर कभी नहीं उन्होंने बात की। वो यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएं, उनसे यही तालीम दिलवाएं, क्योंकि इनका ये समझे कि कारोबार ये है, इनका बिजनेस है ये, कि वो जब तक अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग कैसे यहाँ पर आएंगे और कैसे इनको फिर वो चंदा और डोनेशन वगैरह देंगे। तो ये यहाँ पर ये मेरा ख्याल है ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा और हम ऐसे ही बातें भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच नाजिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भारत माता। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल नाजिया इलाही खान जी बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, अपनी बात कहती हैं। आज भी उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात कही और जो कुरीतियां मुस्लिम समाज में हैं उसे जो है बहुत ही बेहतर ढंग से, बेहतरीन तरीके से जो है सामने रखा। और मुस्लिम समाज को भी चाहिए कि वो जो है मुख्य धारा से जुड़े, शिक्षा ले और देश की प्रगति में हिस्सा बने, देश की जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हिस्सा बने। और जो सपना हमने मिलकर देखा है, तो हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, सभी ने एक सपना देखा है कि भारत जो है, इंडिया जो है वो विश्व गुरु बने। और हम उसे इसी तरीके से पूरा कर सकते हैं जब हम सभी चारों जो हाथ हैं या चारों जो भाई हैं वो मिलकर के चलेंगे तो इसे जो है पूरा कर पाएंगे। तो और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जिस तरह से यूएई में या अबू धाबी ने इस तरह से जो अपने आप में चेंजेस लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं, उस तरीके से जो है सभी को अपने आसपास का माहौल जो है वो चेंज करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहिए, शिक्षा की ओर जो है बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।